नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। ये वो मंच है जहां सिर्फ खबरें नहीं, हकीकत सामने आती है। वो हकीकत जो कई बार आंखें खोलती है, कई बार दिल दहला देती है और कई बार सोचने को मजबूर कर देती है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी से लेकर नेपाल की सियासत में मचे भूचाल तक, उत्तर प्रदेश की राजनीति की करवट से लेकर समाज में फैलती संवेदनहीनता तक, वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, समारोह में जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। पीएम मोदी जाएंगे मणिपुर, 8500 करोड़ की देंगे सौगात, दौरे से पहले उपद्रवियों और सुरक्षा बलों में झड़प। पटना में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, जिंदा कारतूस हुए बरामद। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में एसडीएम सस्पेंड। भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात, वोट चोरी पर बोले अखिलेश यादव। बॉम्बे हाईकोर्ट में बम धमकी निकली अफवाह, सीजीआई बीआर गवई ने मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, गोला बारूद बरामद। लखनऊ में 2016 में हुई लैब टेक्नीशियन भर्ती मामले में पकड़े गए 2 और फर्जी अभ्यर्थी। घट गए सोने चांदी के दाम, 1,09,841 रुपए प्रति 10 ग्राम, हुआ 24 कैरेट गोल्ड। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 356 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,100 के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। देश को मिला नया उपराष्ट्रपति और लंबे समय के बाद दिखे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जी हां, आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह राजनीति और सार्वजनिक जीवन का केंद्र बिंदु बना। भारत को आज देश का 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन ने राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। ये शपथ ग्रहण समारोह केवल राधाकृष्णन के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लंबे समय बाद सार्वजनिक रूप से नजर आने के कारण भी चर्चा का विषय बना। जी हां, 21 जुलाई को अपने पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद ये धनखड़ का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। शपथ ग्रहण के दौरान धनखड़ अगली पंक्ति में वेंकैया नायडू के पास बैठे दिखे और दोनों के बीच बातचीत भी कैमरे में कैद हुई। वहीं पास में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। समारोह के दौरान धनखड़ मुस्कुराते नजर आए और उन्होंने राधाकृष्णन को बधाई भी दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से वह मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे। इस दौरान कांग्रेस और विपक्ष ने भाजपा पर सवाल खड़े किए, यहां तक कि हाउस अरेस्ट जैसे आरोप भी लगाए। हाल ही में धनखड़ का एक सार्वजनिक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके अनुभव से उपराष्ट्रपति पद और अधिक सम्मान प्राप्त करेगा। धनखड़ ने उन्हें एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया कि उनका चयन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के भरोसे का प्रतीक है। इस मौके पर यह भी जानकारी सामने आई कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति आवास खाली कर दिया है और फिलहाल दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं। जब तक उन्हें नया सरकारी आवास आवंटित नहीं होता, जब तक वहीं ठहरेंगे। उधर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में 452 वोटों के साथ जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 ही वोट मिले। अब राधाकृष्णन राज्यसभा के सभापति के रूप में अपनी नई भूमिका निभाएंगे। जाहिर है, सियासत से दूर हुए जगदीप धनखड़ की वापसी के साथ इस समारोह ने कई मायनों में सुर्खियां बटोरी। अब सबकी नजरें राधाकृष्णन के नेतृत्व पर और आने वाले सियासी संकेतों पर टिकी हैं। राधाकृष्णन ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ खास कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
नेपाल जल रहा है, सड़कों पर गूंज रही है नई पीढ़ी की चीख। संसद मौन है, सत्ता डरी है और सेना मोर्चे पर है। तख्ता पलट के 60 घंटे बाद भी सवाल वही है कि आखिर नेपाल का नया राजा कौन होगा। जी हां, नेपाल की राजनीति इस वक्त इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, जनरेशन जी का उबाल और सेना की सड़कों पर उतरकर कमान संभालना, इन सब के बीच पूरा 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सत्ता की गाड़ी अभी भी वहीं की वहीं अटकी है। तख्ता पलट के बाद देश में कर्फ्यू आक्रोश का माहौल है। राष्ट्रपति और आर्मी चीफ की जोड़ी अंतरिम सरकार को आकार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा कौन। अब तक 3 नाम सामने आए हैं: सुशीला कार्की, कुलमन और काठमांडू के मेयर बालेन शाह। बालेन शाह लोकप्रिय चेहरा, साफ छवि, लेकिन खुद ही पीएम की कुर्सी को ठुकरा दिया। कुलमन युवाओं के बीच भरोसेमंद नाम, लेकिन निर्णायक बैठक में पिछड़ गए। सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस, अब अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे। नेपाल की संसद शांत है, लेकिन जनता, खासकर युवा पीढ़ी का गुस्सा तेज है। ये वही युवा है जो भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हीं प्रदर्शन के बीच पुलिस की कार्रवाई में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, मगर आक्रोश अभी भी उबाल पर है। आर्मी चीफ और राष्ट्रपति दोनों चाहते हैं कि सुशीला कार्की की अंतिम प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ युवा प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो बुजुर्ग हैं और जनरेशन जी की सोच को नहीं समझ पाएंगी। खबर तो ये भी आई कि कार्की खुद पहले इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आर्मी चीफ ने 15 घंटे की बातचीत के बाद उन्होंने मान लिया। इसके बाद एक बार फिर कुछ लोगों ने उनके नाम का विरोध किया और कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन गुरुवार की रात एक और मीटिंग में फिर से उनका नाम सबसे आगे रहा। अब सबकी निगाहें बैठक पर टिकी हैं। हो सकता है जल्द ही नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल जाए, क्योंकि अब ये युवा चाहते हैं कि नेपाल को कोई ईमानदार और नया चेहरा चलाए जो पुराने नेताओं से अलग हो। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस अराजक माहौल में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में आ गया है। कुछ इसे राजशाही की वापसी की आहट मान रहे हैं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन ये साफ है कि नेपाल का आम नागरिक अब नए, जवाबदेह और साफ सुथरे नेतृत्व की तलाश में है। वहीं सरकार ने आज शुक्रवार को जनता को थोड़ी राहत दी है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को बाहर निकलने की अनुमति मिली है और बाकी समय कर्फ्यू लागू रहेगा। जाहिर है नेपाल एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां पुरानी राजनीति की दीवारें ढह रही हैं और नई पीढ़ी अपने तरीके से देश को दिशा देना चाहता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये है कि क्या नेपाल की राजनीति अब सड़कों से चलेगी और क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाला अब वाकई जनता की आवाज़ सुनेगा। जवाब अभी बाकी है, मगर एक बात तय है कि अब नेपाल वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर गूंजेगी हाथी की दस्तक? क्या मायावती फिर से बनेंगी दलित राजनीति की धुरी? या ये भी सब एक और सियासी शोर होगा जिसमें जमीनी असर नदारद होगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सपा कांग्रेस की नींद उड़ाने वाली है बसपा की मिशन 2027 की ये हुकार? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है और इस करवट का सिर जुड़ता है उस दल से जो कभी दलित चेतना की सबसे बुलंद आवाज था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। 2022 में सिर्फ 1 सीट और 2024 में लोकसभा में शून्य पर सिमटने के बाद भी मायावती ने हार नहीं मानी। अब वह एक बार फिर मैदान में हैं, वो भी नई रणनीति, बदले तेवर और मिशन 2027 के साथ। आपको बताते चले, बसपा संस्थापक काशीराम पुण्यतिथि पर लखनऊ में होने वाली विशाल रैली को मायावती की सियासी वापसी का ट्रेलर माना जा रहा है। इस रैली को सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही इसे मिशन 2027 का औपचारिक आगाज भी माना जा रहा है।
मायावती का फोकस पार्टी छोड़ चुके नेताओं की घर वापसी, खिसक चुके दलित और पिछड़े वोटों की वापसी और मुसलमानों को फिर से पार्टी से जोड़ने की कवायद है। और यही वो समीकरण है जो सपा और कांग्रेस की नींद उड़ाने वाला है। मायावती जानती हैं कि बसपा अब सिर्फ जाटव तक सीमित हो चुकी है। खैर, जाटव, दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट जो कभी बसपा का आधार हुआ करता था, लेकिन 2024 की हार के बाद वो समझ चुकी हैं कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो बसपा इतिहास की किताबों में रह जाएगी, मैदान में नहीं। इसीलिए गुपचुप बैठ के बूथ स्तर की कवायदों और कमेटियों के जरिए मायावती ने चुपचाप प्लान भी लागू कर दिया है और कोई बड़ा शोर नहीं, सीधी जमीनी पकड़ बनाने की कोशिश है। वो जानती हैं कि शोर मचाने से नहीं, वोटर को वापस लाने से सत्ता मिलती है। वही हाल में बसपा में वापसी करने वाले आकाश आनंद को सामने लाकर मायावती ने साफ कर दिया कि अब पार्टी में परिवार और पार्टी दोनों एक साथ चलेंगी। हालांकि विरोधी सिर्फ इसे एक सियासी नौटंकी मानते हैं। जाहिर है, अगर मायावती का ये मिशन सफल होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अखिलेश यादव को होगी, क्योंकि 2024 में जो दलित और गैर यादव ओबीसी वोटर सपा के साथ आए वो परंपरागत नहीं थे, वो परिस्थितियों के कारण मजबूरी में साथ आए थे। मायावती अगर दलित ओबीसी को एक बार फिर से जोड़ने में सफल होती हैं तो सपा का पीडीएफ फॉर्मूला हिल जाएगा। इसीलिए सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या मायावती फिर से अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर पाएंगी? क्या दलित और पिछड़े वोट दोबारा हाथी की सवारी करेंगे, या फिर 9 अक्टूबर की हुकार भी बीते चुनावी जैसी सिर्फ एक गूंज बनकर रह जाएगी? फिलहाल मायावती सियासी चाल चल चुकी हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस चाल में किसे मात देती है, क्योंकि राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना कोई स्थायी दोस्त, बस समय स्थायी खिलाड़ी होता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। क्या हो गया है हमारे समाज को? पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे दरिंदगी सीख रहे हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए वो हैवानियत की हदें पार कर रहे हैं। ये सवाल आज हर किसी को झकझोर रहा है। संस्कारों की नींव में आके दरार कहाँ से आई? आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो केवल एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे समाज के चरित्र का एक सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ सिर्फ 5 के लालच में 2 नाबालिग बच्चों ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। जी हाँ, आपने सही सुना। आरोपी बच्चे सिर्फ 10 और 13 साल के हैं। ये दोनों लड़के जो पीड़ित के पड़ोसी हैं उसे 5 का लालच देकर एक सुनसान घर में ले गए और बच्ची से दुष्कर्म किया। वही बच्ची के पिता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों आरोपी 15 साल से छोटे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें सुधार गृह भेजा जाएगा और काउंसलिंग कराई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सुधार गृह भेजने से सब ठीक हो जाएगा? जो बच्चा आज इस हद तक जा सकता है वो कल क्या करेगा? आज ये सोचने का समय है कि इतने छोटे बच्चों के दिमाग में बलात्कार की सोच कहां से आई? क्या मोबाइल इंटरनेट बच्चों को बिगाड़ रहा है, या फिर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं? जाहिर है, भारत में हर दिन दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां बच्चियां असुरक्षित हैं। दुख की बात यह है कि अब अपराधी भी बच्चे ही बनते जा रहे हैं, या फिर समाज का माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है कि बच्चे सही गलत में फर्क करना भूलते जा रहे हैं। आज की ये घटना सिर्फ एक बच्ची के साथ नहीं हुई, ये घटना पूरे समाज के चरित्र पर सवाल है। ये हमारे भविष्य के आईने को तोड़ने जैसा है। तो ये तो थी आज की खास और अहम खबरें, जो राजनीति से जुड़ी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से और कुछ ऐसी जो हमारी सोच और समाज पर सीधा सवाल खड़ा करती हैं। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कुछ कई खबरें और ज़रूरी सवालों के साथ। नमस्कार। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।